सोचिए आपके घर में कोई मेहमान बनकर आए और धीरे धीरे वो सारा कारोबार सारा काम अपने हाथों में ले ले और आपके घर का मालिक बन जाए और आपको ही नौकर बना दे आपके घर का। तो यही कहानी है भारत और अंग्रेजों की। जब भारत के अंदर अंग्रेज आए तो धीरे धीरे उन्होंने हमारे ऊपर पूरा कब्जा नियंत्रण जमा लिया। तो ये चैप्टर केवल इतिहास नहीं बताएगा, ये चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे भारत ने इतने दर्द को सहा, भारत के लोगों ने इतने दर्द को सहा, जिसने पूरे भारत की किस्मत बदल कर रख दी। क्या आपको पता है कि भारत एक टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, लेकिन सिर्फ 200 सालों के अंदर ऐसा हुआ कि करोड़ों लोग, भारत के करोड़ों लोग गरीबी और भुखमरी की तरफ पहुंच गए। इस एक चैप्टर के अंदर आपको पूरे सवालों का जवाब मिलेगा। अंग्रेज भारत के अंदर तलवार लेकर नहीं आए थे, वो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे। भारत के अंदर व्यापार तो ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से भारत पूरा का पूरा गुलाम हो गया। एक कंपनी ने पूरे भारत पर शासन जमा लिया। और 1857 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरे भारत के अंदर जो है विद्रोह की आग भड़क उठी, ये हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को अगर हम पूरा पढ़ लेंगे, यकीन मानना आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में पूरी कहानी क्या हुई थी। ये बात पक्की है कि इस चैप्टर को मैं आप लोगों को रटाऊंगा नहीं, ऐसा समझा दूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। और दूसरी चीज, आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस बने रहना, पूरी वीडियो को देखना, अच्छे समझना है, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी को साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत पर ब्रिटिश शासन। याद रखना, भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव किस रूप में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक रूप से भारत पर अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ, वो जानेंगे। कब से कब तक, 1757 से लेकर 1857 तक। तो ठीक है, ये चीज हमने जाना। और इम्पैक्ट क्या है ब्रिटिश रूल का हमारे इंडिया के ऊपर, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, 1857 तक, 1757 से लेकर 1857 तक। सबसे पहले मैं आप लोगों को समरी पढ़ा दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है आगमन। सबसे पहले अंग्रेज क्या हुए, आगमन, उनका आगमन हुआ, वो आए भारत के अंदर। तो कैसे कैसे क्या हुआ वो देखते हैं। आगमन और उद्देश्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी बाबू, एक एक चीज नोट डाउन करते रहना ताकि बिल्कुल समोसे की चटनी जैसा लगे चैप्टर, मजा आ जाएगा। देखिए तो बोला जा रहा है 1600 ईस्वी में भारत आए थे, केवल व्यापार करने आए थे। लेकिन प्लासी के युद्ध, याद रखना प्लासी कहां है बाबू, बंगाल में। लेकिन प्लासी के युद्ध जब कब हुआ था, 1757 में। और बक्सर का युद्ध, बक्सर कहां है बाबू, बिहार में। बक्सर का युद्ध 1764 के बाद उन्होंने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया और उनका मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों का शोषण करना, कर ब्रिटेन को अमीर बनाना था। भारत को गरीब करके अपने आप को अमीर बनाना चाहते थे, ठीक है। देखिए करनी वापिस आती है, ब्रिटेन जो भोग रहा है अभी वही जानता है, ठीक है। देखिए तो वही चीज है, आर्थिक नीतियां, उसने हमारे यहाँ आकर आर्थिक नीतियां बनाई, हमको लूटा। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां लागू करी, वो हम जानेंगे कि 12वीं क्लास में भी आपको काम आएगा, इसलिए अच्छे समझ लेना, ठीक है। देखिए स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था, महालवाड़ी बंदोबस्त मध्य भारत में लागू किया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें किसान, रैयत मतलब होता है किसान, तो दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिणी हिस्सों में लागू किया था। इन तीनों से किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। ये नहीं कि हम लोग बहुत खुश हो रहे थे इन तीनों नीतियों से, भारत का बहुत ज्यादा नुकसान जो है इसमें हुआ था। बोला यार भारतीय हस्तशिल्प उद्योग, यानी जो हाथों से हम वस्तुएं बनाते थे वो पूरी तरह चौपट हो गया, और जिसे विऔद्योगीकरण जो है कहा जाता है। औद्योगिकरण मतलब कंपनियों का तेजी से लगना, हम विऔद्योगिकरित हो रहे थे, यानी कम होता जा रहा था हमारे यहाँ सब कुछ, वो हुआ, ये हो गया, ये हो गया। तीसरा है धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ हमारे यहाँ। भारत का धन बिना किसी उचित बदले के इंग्लैंड यानी ब्रिटेन भेजा जा रहा था, जिसे दादा भाई नेरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत बताया, यानी हमारे यहाँ से पैसा किसी भी रूप में जो है अंग्रेज लेकर भाग जा रहे थे भारत से, ठीक है। उसको निष्कासन का सिद्धांत भी बोलते हैं। एक है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा जो है मैकाले मिनट 1835 की शुरुआत की, ताकि उन्हें सस्ते क्लर्क मिल सके, यानी भारतीयों को पढ़ाओ और अपने अंडर में ही काम करवाओ, सस्ते क्लर्क मिल सके। इस शिक्षा ने अनजाने में भारतीयों में राष्ट्रवाद, अनजाने में ही क्या हो गया, उनके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली अंग्रेजों ने। हमको एजुकेटेड बनाया, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना यानी प्रेम, देश प्रेम की भावना आ गई, स्वतंत्रता समानता की भावना उमड़ पड़ी हमारे मन में। इसके अलावा सती प्रथा, एक टाइम पे सती प्रथा भी थी, 1829 में राजा राम मोहन राय ने खत्म करी थी। ये सारा का सारा हम लोग बाबू 12वीं के अंदर हेल्पफुल होगा, याद रखना। इसीलिए जो है साइमन क्लास को सपोर्ट करना अभी आप लोग को। विधवा पुनर्विवाह 1856 में, जैसे जो है ये सामाजिक सुधार भी लागू किए गए, ठीक है। असंतोष और आंदोलन, हमारे यहाँ लोगों के अंदर असंतोष आया, हमने क्या कर दिया बाबू, आंदोलन। बोला जा रहा है इन दमनकारी नीतियों के कारण जनजातीय विद्रोह जैसे संथाल विद्रोह और किसान आंदोलन हुए। धीरे धीरे किसान आंदोलन, संथाल आंदोलन भी हो गया, बहुत भयानक, ठीक है, जंगल में रहते थे जो, जिसने आगे चलकर 1857 की महान क्रांति की जो है नींव रखी। ये वही 1857 की क्रांति है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी थी और जो है मंगल पांडे भी थे, है ना, ऐसे।
चलिए, तो ये तो हमने जान लिया है, समरी हमने जान लिया बाबू, अराइवल एंड ऑब्जेक्टिव, अग्रनेनियन पॉलिसीज, और उसके बाद है ड्रेन ऑफ वेल्थ, निष्कासन का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल इंपैक्ट, हमारे ऊपर क्या पड़ा, अनरेस्ट एंड रिबेल्सल, यानी ये क्या है बाबू, ये क्या है, असंतोष और आंदोलन होने लग गए हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ध्यान सुनना, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, इजीली वे में समझ में आ जाएगा। देखिए, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने किसानों के जीवन को कैसे प्रभावित करा। अब देखिए, अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, बोला जा रहा है अंग्रेजी की भू राजस्व, यानी अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां, अंग्रेजों ने जमीन पर टैक्स लेने के लिए नीतियां बनाई और किसानों के जीवन को कैसे प्रभावित किया उन नीतियों ने, ये बोला जा रहा है बाबू इस चैप्टर के, मतलब क्वेश्चन के अंदर। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी ने भारतीय किसानों के पारंपरिक जीवन को पूरी तरह से क्या करा बाबू, पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, अत्यधिक कर की दर, इन लोगों ने क्या करा, हमारे यहाँ जो 3 तरीके की टैक्स की प्रणाली लगाई ना बाबू, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, तो ये जो लगाया इन्होंने भारत के अंदर, ये पूरा का पूरा जो है इन लोगों ने हमारे यहाँ किसानों का जीना दूभर कर दिया। मेरे को तो इतनी तेज गुस्सा आती थी उस टाइम पे, मैंने तो 1-2 को चपेट भी दिया था ठीक है, तो फैक्ट बहुत अच्छा हूं मैं कभी देखो, अत्यधिक कर की दर यानी हाई रेवेन्यू डिमांड, इतना ज्यादा मांग लिया टैक्स, कोई भर पाएगा, इसलिए मैंने 1-2 को पटक दिया था उस टाइम पे। तो यार अंग्रेजों ने लगान की दरें बहुत ऊंची रखी थी, टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे। फसल, तो क्या प्रभाव डाला हमारे किसानों के ऊपर, इन्होंने क्या प्रभाव डाला किसानों के जीवन के ऊपर, तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग, जो ये टैक्स की नई नई प्रणाली आ रहे थे ना। फसल अच्छी हो या खराब, किसानों को तय समय पर भारी टैक्स देना पड़ता था, जिससे उन पर मानसिक और आर्थिक बोझ भी बढ़ता चला गया। तो पहला क्या जीवन पर प्रभाव डाला बाबू, अत्यधिक कर की दर, यानी टैक्स बहुत ज्यादा लेते। दूसरा, किसानों की भूमिहीन होना, किसानों का भूमिहीन होना, यदि किसान समय पर लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी या नीलाम कर दी जाती थी। इससे सदियों से जमीन के मालिक रहे किसान अपनी ही जमीन पे मजदूर जो है बन गए। बताओ, गलत नहीं कर रहे थे अंग्रेज, अभी बताऊंगा इन लोग को, रुक जाओ, ठीक है। साहूकारों का जाल, यानी अंग्रेज जो थे उनके नीचे साहूकार होते थे, और या हम बोल सकते हैं उनको सामंत भी बोल सकते हैं, ऐसे तो सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो गई थी, जमींदार बोल सकते हैं इनको। अंग्रेज, जमींदार और किसान, ठीक है, ये अंग्रेज इनको जमीन देते थे, समझना, ये तो अंग्रेज इनको जमीन दे रहे हैं, ये किसानों को जमीन देंगे, किसानों से टैक्स वसूली करेंगे और ले आकर ये जो है अंग्रेजों को देते थे। तो इसी में जो बिचौलिए थे ठगते थे लोगों को, साहूकारों का जाल हो गया। कठोर समय सीमा के भीतर लगान जो है चुकाने के लिए किसानों को स्थानीय साहूकार से ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था, बहुत ज्यादा टैक्स ब्याज देना पड़ता था उस पे उन लोग को। एक बार कर्ज के जाल में फंसने के बाद किसान कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते थे। जैसे आपने 100 रुपए लिया तो भाई लगान उगान लगा के एक्स्ट्रा ब्याज लगा के 200 तक पहुंचा देते थे। बताओ, इतने क्या बोलूं इन लोग को मैं, ठीक है, और अपनी जमीन खो बैठते थे किसान बेचारे, ठीक है। तो ये चीज थी। कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया इन लोगों ने, एग्रीकल्चर को व्यापार के लिए बना दिया केवल अंग्रेजों ने। बोला जा रहा है कि अंग्रेजों ने किसानों को खाद्यान्न यानी गेहूं, खाद्य फसलें होती हैं, गेहूं चावल, स्थान के स्थान पर जो है नगदी फसलें जैसे नील, कपास, अफीम उगाने के लिए मजबूर किया, ताकि ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल जो है मिल सके। इसलिए हमारे किसानों का इन लोगों ने बहुत ज्यादा शोषण किया, खाद्यान्नों की भारी कमी होने लग गई, खाद्यान्न की कमी हुई और जो है नगदी फसलें उगवाई इन लोगों ने, ठीक है। गरीबी और भुखमरी, तो क्या प्रभाव पड़ा बाबू, हमारे यहाँ गरीबी आ गई, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, और इससे क्या हुआ, किसान भुखमरी के उसमें आ गए। सोचो, अन्नदाता ही अन्न नहीं उत्पादन कर पा रहा है, ऐसा अंग्रेजों ने जो है षड्यंत्र रचा था। तो समझ में आ गया बाबू, क्या था क्वेश्चन, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने किसानों के जीवन पर कैसा असर डाला। तो ये 3 जो है भू राजस्व प्रणाली है, जब ये लागू हुई थी तो बहुत ज्यादा संकट आ गया था। ये संकट मैंने पढ़ा है। पहला आपका है एक्सोर्बिटेंट टैक्स जो है असेसमेंट्स, मास एविक्शन एंड लैंडलेस, द डेड एंड ऑफ इंडेप्टेंडनेस, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, वीड स्प्रेस्ड फेमिनीज एंड डेप्रिवेशन, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, कुछ कारण हो जाएंगे किसके, अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ जो टैक्स प्रणालियां लागू की थी उसके कुछ इंपैक्ट है जो किसानों के ऊपर पड़े। सेकंड क्वेश्चन है बाबू, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के बीच अंतर बताएं। ध्यान सुनना, एक बार में क्लियर हो जाएगा, दोनों को एक साथ उड़ा देंगे हम लोग हीरोइन की तरह। देखिए
बोला जा रहा है शुरुआत करता और क्षेत्र, यानी स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना, लिखते जाना इसको अपने मुंह पे, ठीक है, कॉपी ओपी में। तो बोला जा रहा है स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो है वाराणसी में लागू किया गया था। इसके विपरीत महालवाड़ी बंदोबस्त को मैकेंजी द्वारा जो है 1822 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य भारत के क्षेत्रों में लागू किया गया था। बोला जा रहा है राजस्व का समझौता, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी, याद रखना, स्थायी बंदोबस्त जिसमें टैक्स को फिक्स कर दिया गया था, और महालवाड़ी में जो डायरेक्ट जो है गांव के एक मुखिया से टैक्स वसूली की जाती थी, ठीक है। महल मतलब क्या हो जाएगा, गांव या कस्बा जैसा हो जाएगा। तो पहला तो आपको अंतर समझ में आ गया, ठीक है, किसने किसने इसकी शुरुआत करी। दूसरा है राजस्व का समझौता, बहुत ध्यान से सुनना, राजस्व का समझौता कैसे, स्थायी बंदोबस्त में सरकार मतलब वही क्या नाम है, अंग्रेज सरकार ने सीधे बड़े जमींदारों के साथ जो है समझौता किया और जमींदार को भूमि का जो है स्थायी मालिक बना दिया गया। जबकि महालवाड़ी में देखो स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ, अंग्रेजों ने टैक्स को फिक्स कर दिया। अंग्रेजों ने क्या करा, जमींदारों को भूमि दी और इन जमींदारों ने किसानों को प्रॉपर्टी देकर उस पर खेती करवाई, यहाँ से टैक्स वसूली करी और ले जाकर राजा को देते थे। अगर अंग्रेजों को पैसे से मतलब था, अंग्रेजों को टाइम पे टैक्स नहीं मिलेगा तो किसकी जमीन नीलाम कर देंगे, यहाँ इनकी जमीन, इनकी खुद की भी जमीन नीलाम हो जाती थी। तो इससे क्या हुआ बाबू, वो देखिए जरा, बोला यार, जबकि महालवाड़ी में क्या था, महल मतलब मैंने बता दी गांव या कस्बा, तो वही चीज बोली जा रही है यहाँ पे। तो वो महालवाड़ी बंदोबस्त में किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे गांव या महल, बोला जा रहा है गांव के समूह के साथ सामूहिक रूप से समझौता किया जाता है। पूरे गांव के ग्रुप से जो है एक साथ टैक्स, या मान लो पूरा एक ग्रुप बनाया गया है, उसका एक मुखिया बना दिया, उससे जो है टाइम पे टैक्स ले लिया पूरे गांव से। तो महलवाड़ी में क्या है, पूरे गांव से ले लेना, और स्थायी में क्या था, टैक्स को फिक्स कर देना, ठीक है। ये चीज कर की दर की प्रकृति, यानी देखो स्थायी बंदोबस्त इसका मतलब होता है फिक्स कर देना, ठीक है। क्या हो जाता है बाबू, फिक्स। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार का राजस्व यानी टैक्स हमेशा के लिए स्थायी यानी फिक्स कर दिया गया था, जिसमें बोला जा रहा है भविष्य में उत्पादन बढ़ने पर भी कोई वृद्धि नहीं हो सकती थी। तो अंग्रेजों ने एक टाइम पे इसको भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को ये लगा कि भाई जमींदार ज्यादा वसूल रहे हैं, हमें तो उतना ही मिल रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, इसलिए अंग्रेजों ने उसमें भी दिमाग लगा लिया। बोले यार इसके विपरीत महलवाड़ी क्या था, इसमें क्या है, फिक्स है, चाहे भविष्य में अच्छा फसल हो या खराब, उनको उतना ही मिलना था अंग्रेजों को। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व स्थायी नहीं था, इसमें क्या हो सकता था, समय समय पर 20 या 30 वर्ष के बाद इसमें संशोधन या पुनर्निर्धारण करने का प्रावधान था, समय समय पर चेंज हो सकता था। दूसरा है संग्रह की जिम्मेदारी और शोषण। बोला जा रहा है संग्रह की जिम्मेदारी और शोषण। जिम्मेदारी, संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना। स्थायी व्यवस्था में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी पूरी तरह से जमींदार की थी। तो स्थायी बंदोबस्त में कौन वसूलेगा, जमींदार, जिससे किसानों का जो है बेरहमी से दमन यानी शोषण किया। और महलवाड़ी व्यवस्था में टैक्स वसूली की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। याद रखना, लंबरदार ऐसे बोल देते हैं, पूरे गांव का मुखिया होगा, वो लाकर अंग्रेजों को टैक्स देगा, वो इकट्ठा कर ले, तो होती थी। और कर ना देने पर गांव को दंडित, पूरे गांव को दंड मिलता था, टैक्स ज्यादा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये चीज। तो आप लोग को समझ में आ गया बाबू स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी में क्या अंतर है, तो ये चीज बताया, ठीक है। उस तो इंग्लिश में है ओरिजिनेटर एंड जियोग्राफिकल स्प्रेड, ठीक है, यूनिट ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, फिक्सिटी ऑफ रेवेन्यू रेट्स, ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ कलेक्शन, कैसे कलेक्शन किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बाबू हमारा क्वेश्चन थर्ड है अंग्रेजी शिक्षा। ध्यान सुनना, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया एग्जाम में थपड़ थपड़ करके, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी शिक्षा ने ये जो अंग्रेज अपनी शिक्षा लेकर आए, अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद की वृद्धि में कैसे योगदान दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते थे अंग्रेज, सोचते थे इनको पढ़ाओ लिखाओ अपना चेला बना के रखो, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, एक उग्र स्वभाव उत्पन्न हुआ कि भाई ये अंग्रेज हमें कैसे जो है गुलाम बना रहे हैं। तो इस वजह से कई लोगों के अंदर जो है एक भावना जागी। तो वही चीज है, हाउ डिड इंग्लिश एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो क्या है बाबू वो देखिए, यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए वफादार और सस्ते क्लर्क तैयार करने के लिए जो है की थी, लेकिन इसके परिणाम उसके अनुमान के विपरीत रहे, उनके अनुमान के विपरीत रहे। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में एक उत्प्रेरक का काम किया, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा
जरूरी है और लोगों को मिली तो लोग जागरूक हुए। जैसे पहला है वैश्विक विचारों तक पहुंच, हमारी सोच बढ़ी, है ना, बढ़ी। बोले जा रहा है अंग्रेजी सीखने के बाद शिक्षित भारतीयों ने यूरोपीय विचारकों जैसे रूसो, वोल्टेयर, थॉमस पेन के जो है लेख पढ़े। वे स्वतंत्रता, समानता, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई ना बाबू, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे आधुनिक पश्चिमी विचारों से गहराई से परिचित हुए। लोग एजुकेटेड हुए तो ले तुम्ही को बता देंगे हम अभी, ये चीज उठा के दो चार को पटक दिए अभी, तो इन्हें भारत में जो है लागू करने की मांग करने लग गए। तो भाई लोग एजुकेटेड हुए तो मांग तो करेंगे। उसके बाद है राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा, मतलब भारत एक बहुभाषी देश था जहां अलग अलग प्रांतों के लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा ने पूरे देश में शिक्षित वर्ग को एक साझी भाषा दी, यानी जो सब लोग कॉमन तरीके से बात कर सके। बंगाल जिससे बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और जो है मद्रास के नेता एक साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी रणनीतियां बनाने लग गए। अब बाबू हुआ क्या कि सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ ही अब बोलना शुरू कर दिए कि रुक अंग्रेज तो के बताओ थे अब। तो ये चीज हुआ। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश शासन के पाखंड का पर्दाफाश। अब अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचे थे, अब ले धुकुर धुकुर अंग्रेजों को ही धोना शुरू कर दिया। बोला यार शिक्षित भारतीयों ने देखा कि अंग्रेज इंग्लैंड में तो लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता चला रहे हैं, कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भारत में वे नस्लीय भेदभाव और दमनकारी नीतियां अपनाते हैं। इस विरोधाभास में उनके मन में जो है ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ। हम लोग जागरूक होने लग गए कि कैसे वहां पे वो अच्छा हमारे यहाँ नकली लगा रहे हैं सब। उसके बाद एक है आधुनिक नेतृत्व का उदय। हमारे यहाँ क्या हुआ, कई ऐसे नेता बने जिन्होंने आधुनिक युग का नेतृत्व किया। जैसे अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, है ना, तो और ये है दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने आधुनिक राजनीतिक संगठनों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और जनता को जागरूक किया। इन लोगों ने क्या करा, मिलकर जनता को जो है जागरूक किया और जनता के अंदर एक उग्र राष्ट्र की भावना जो है उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद की भावना। तब जाकर देश को जो है स्वतंत्रता की ओर लेकर गए। इसी 1857 के क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है बाबू, ठीक बा। चलिए उसके बाद है एक्सेस टू ग्लोबल रिवोल्यूशनरी थॉट और सर्टेन ऑफ पैन इंडियन लिंगुआ फ्रांसा। उसके बाद है एक्सपोज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल हाइपोक्रेसी और है राइज ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुन लेना बाबू, वो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आ गया हो तो भाई फोन साइड में रख के एक बार नाच दो बढ़िया से। ठीक है, देश में अंग्रेजी भाषा की सफलता के लिए कारणों की जांच करें। ध्यान सुनना, देश में अंग्रेजी भाषा की सफलता के लिए कारणों की जांच करें। हमारे देश में अंग्रेजी भाषा कैसे सफल हो पाई वो बताना। देखिए भारत में अंग्रेजी भाषा के व्यापक प्रसार और सफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कैसे, सरकारी संरक्षण, जैसे ऑफिशियल जो है पेट्रोजिनेज यानी कि लॉर्ड मैकाले ने की सिफारिश पर आधारित मैकाले मिनट जो है 1835 के बाद ब्रिटिश, याद रखना 1835 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी को शिक्षा का आधिकारिक माध्यम और अदालतों व प्रशासन की मुख्य भाषा बना दिया, जिससे अन्य पारंपरिक भाषाओं का महत्व कम हो गया। तो धीरे धीरे ना अंग्रेजी को हर चीज बना दिया अंग्रेजों ने। तो जब सोचने लग गए लोग कि भाई अंग्रेजी हर चीज है तो क्यों ना अंग्रेजी सीखो। उसके बाद रोजगार की गारंटी दे दी अंग्रेजों ने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा करी कि सरकारी नौकरियां विशेषकर क्लर्क और प्रशासनिक पदों पर वे केवल उन्हीं लोगों को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाएगी जो अंग्रेजी जानते हैं। आजीविका कमाने के लिए भारतीयों ने इसे तेजी से अपनाया। तो अंग्रेजी सीखो, रोजगार मिल रहा है तो सबने शुरू कर दिया सीखना। उसके बाद है बाबू उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा, उन लोगों को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लग गई, समाज में एक अच्छा ओहदा मिलने लग गया। तो वही ब्रिटिश काल में अंग्रेजी बोलना उच्च सामाजिक स्थिति, आधुनिकता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया था। भारतीय कुलीन वर्ग, जमींदारों और धनी परिवारों ने अपने बच्चों को समाज में हर किसी को इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया बाबू। ठीक है, तो अपने जो है आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। ईसाई मशीनरियों का प्रयास, जो अंग्रेज भेज रहे थे और लोगों को ईसाई बनाने के लिए भारत के अंदर, ईसाई मशीनरी बोलते हैं उनको, तो वो क्या है अंग्रेजी में ही लोगों से बात कर रहे हैं, अंग्रेजी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लोगों को लालच दिया गया पैसे का, इसका उसका, तो लोग ये अपनाने लग गए। भारतीय सुधारकों का समर्थन,
राजा राम मोहन राय जैसे महान भारतीय समाज सुधारकों का मानना था कि भारत को जो है अंधविश्वास से बाहर निकालने और पश्चिमी विज्ञान, गणित और दर्शन से जोड़ने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का अपनाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी अपनाकर आप अंग्रेजों का सपोर्ट कर दोगे, है ना, कुछ कुछ था, लेकिन हाँ अंग्रेजी सीख कर आप अपनी लैंग्वेज को जब सुधारोगे तो और लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे जब एक ही लैंग्वेज हो जाएगी। आगे बात तो ये फायदेमंद था, इसलिए राजा राम मोहन राय उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जान लिया। मोनोपोलिस्टिक स्टेट जो है पेट्रोनेज, ये हमने जाना पहला वाला, यानी सरकारी संरक्षण मिल गया लोगों को। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट एसोसिएशन विद जो है इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार। सिंबल ऑफ इलाइट सोशल स्टेटस, लोगों का ओहदा ऊंचा होने लग गया। एग्रेसिव वर्क ऑफ क्रिश्चियन मशीनरीज, ये जो मशीनरी आने लग गए ईसाई धर्म फैलाने के लिए, उन लोगों ने भी फैलाया। और वैलिडेशन बाय नेटिव जो है सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, ठीक है भाऊ, हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत क्यों आए थे। ठीक है, व्हाई डिड द ब्रिटिश कम टू इंडिया, क्यों आए थे अंग्रेज वे भारत में। बोला यार ब्रिटिश प्रारंभ में भारत में किसी साम्राज्य की स्थापना के, देखो एक चीज तो मैंने, ये किसी साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरे तरह से व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी कौन सी कंपनी थी बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी जो के रूप में आए थे। उनके आने के मुख्य कारण इस प्रकार है। वो क्यों आए थे, जब 1757 का जो विद्रोह हुआ, अंग्रेज आए कब थे, 1600 में, याद रखना 1600 में आए थे। जब उन्होंने देखा ना कि भारत के अंदर आपस में लोग लड़ते हैं, उनको गुलाम बनाया जा सकता है, तो उन्होंने गुलाम बनाया। देखो सबसे पहले क्यों आए थे, मसालों और कपड़ों का व्यापार। 17वीं शताब्दी में यूरोप में भारतीय मसालों, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी की और महीन सूती व रेशमी कपड़ों की भारी मांग, इस व्यापार में भारी मुनाफा कमाने के लिए ब्रिटिश भारत की ओर आकर्षित हुए। आर्थिक समृद्धि और आकर्षण, यानी भारत को उस समय दुनिया की सोन चिड़िया, याद रखना हमारे यहाँ क्यों आए थे, ये आर्थिक समृद्धि हो रही थी और आकर्षण, उनका आकर्षण बहुत था भारत के प्रति। याद रखना अंग्रेजों का आकर्षण, अट्रैक्शन बहुत था, वो सोने की चिड़िया हम थे भी वैसे पहले। यहाँ की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी बहुत बड़ी थी और व्यापार अत्यंत समृद्ध था, जिसने ब्रिटिश महारानी और जो है व्यापारियों को लुभाया। और एक है यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना। देखो मेन चीज है ना, स्पेनियों को ये लोग ब्रिटिश लोग पछाड़ना चाहते थे, इसलिए फ्रांसीसियों से, स्पेनियों से, सबसे आगे बढ़कर ब्रिटिश जो है वो आगे जाना चाह रहे थे। तो वही बोला जा रहा है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी व्यापारी पहले से ही भारत में पैर जमा चुके थे और मुनाफा कमा रहे थे। ब्रिटिश उनके एकाधिकार को समाप्त कर स्वयं भारतीय व्यापार पर पुनः नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे, यानी खुद का नियंत्रण ब्रिटिश चाह रहे थे, नियंत्रण कर लें। राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाना, यानी हमारे यहाँ क्या था, देखो 1707 में, जब 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और क्षेत्रीय राज्य जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा आपस में लड़ने लग गए, तो अंग्रेजों ने इस राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर व्यापार से शासन की ओर कदम बढ़ाया कि भाई हम व्यापार करने आए हैं, लेकिन हाँ उल्लू बनाने लायक लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि हम आपस में लड़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जा रहे हैं, तो दूसरे शासन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यही चीज पगलापन होता है हमारे यहाँ। ठीक है, आपस में लड़ जाएंगे, इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी इस चीज का फायदा कहीं उठाती हैं। तो ये हमने जान लिया। मोनोपोलिजेशन ऑफ द स्पाइस एंड टेक्सटाइल ट्रेड, ये मसाले हो गए। द फेबल्ड वेल्थ एंड ऑफ इंडिया और इंटर यूरोपियन जो है मर्चेंटाइल जो है रेवेलरी। उसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंपीरियल डिसइंटीग्रेशन, ये हमने जान लिया। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा उपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। उपनिवेशीकरण को बाबू क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कोलोनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है बाबू, कब्जा कर लेना, यानी ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वही बोला जा रहा है, औपनिवेशीकरण मतलब क्या होता है, कोलोनाइजेशन, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर लेना। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा किया, उसको बोलेंगे औपनिवेशिक। ठीक है, तो देखो औपनिवेशीकरण एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया जिसमें एक शक्तिशाली और विकसित देश जैसे ब्रिटेन किसी दूसरे कमजोर या विकासशील देश जैसे भारत पर बलपूर्वक या चालाकी से अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसके मुख्य तत्व होते हैं, याद रखना। उपनिवेशीकरण से क्या आप क्या समझते हैं, तो उपनिवेशीकरण क्या है, तो संप्रभुता का अंत,
यानी अंग्रेजों ने क्या करा, ध्यान सुन लेना बाबू, इसके तहत अधीन देश यानी भारत जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया, हमको उपनिवेश की कंपनी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता समाप्त हो जाती है, यानी जैसे हमारी इच्छा हमारी स्वतंत्रता सब कुछ समाप्त हो जाती है उस टाइम पे, और उस पर शासक देश के कानून और नीतियां थोप दी जाती हैं। दूसरा है आर्थिक शोषण, इन लोगों ने क्या करा, आर्थिक शोषण किया। क्वेश्चन यही था ना बाबू, उपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, जब एक देश किसी दूसरे देश पे कब्जा करे तो वही है संप्रभुता का अंत हो जाता है, यानी हमारी संप्रभुता का अंत हो गया। दूसरा क्या हुआ, हमारा आर्थिक शोषण, ये लिख सकते हैं हम, कैसे पैसे में इस लोगों ने हमें खत्म कर दिया। उपनिवेशीकरण का प्राथमिक उद्देश्य है मातृ देश यानी मदर कंट्री के आर्थिक हितों की पूर्ति करना होता है। जैसे इंग्लैंड से आए थे ये लोग, ब्रिटेन से आए थे, वहां अच्छा अच्छा करें और दूसरे देश को बिल्कुल वो बना दो कमजोर। इसमें उपनिवेशिक जो है उपनिवेश के सभी प्राकृतिक संसाधनों, जैसे भारत के सभी प्राकृतिक संसाधनों, कच्चे माल और श्रम का शोषण किया जाता है। तो अंग्रेज शोषण कर रहे थे। बाजार पर नियंत्रण कर लिया जाता है, हमारे यहाँ व्यापार करने आए पर धीरे धीरे क्या करने लग गए, कब्जा ही करने लग गए। ये हो जाएगा जिससे वहां के स्थानीय उद्योग सारे नष्ट हो गए, इन लोगों ने कंपनियां लगाई। सांस्कृतिक प्रभुत्व, हमारे यहाँ के रीति रिवाज भाषा सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों में, ठीक है। देश अपनी भाषा धर्म संस्कृति को भी उपनिवेश के लोगों पर लादने का प्रयास करता है, यानी जैसे भारत के ऊपर किया गया। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का एक उपनिवेश रहा, ठीक है, जिसने भारत की समृद्धि अर्थव्यवस्था को एक शोषित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। बताओ, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मन कर रहा है इन लोगों को खूब कूट दूं ढंग से, है ना, गलत बात है कि नहीं, बताओ, हमें गुलाम बना रहे हैं लोग, ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें धोया था तरीके से। आगे वैसे तो कोलोनाइजेशन समझ में आ गया, टोटल लॉस ऑफ सोवर्जिनिटी यानी अपनी संप्रभुता का पूरा संप्रभुता को पूरा हो जाता है हमारा खत्म। सिस्टमैटिक इकोनॉमिक जो है सब्सवियंस, और उसके बाद है कैपिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, ये पूरा नियंत्रण कर लेते हैं बाजारों पर। और कल्चर एंड सोशल डोमिनेंस यानी हर तरीके से हमारे सांस्कृतिक प्रभुत्व को कब्जा कर लेते हैं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव क्या पड़े बाबू। आर्थिक प्रभाव यानी अंग्रेज जब आए भारत में तो उन्होंने आर्थिक प्रभाव क्या डाला, हम अमीर हुए गरीब हुए क्या हुए वो देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन बोले राइट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन का भारत पर अत्यंत विनाशकारी यानी बहुत खतरनाक विनाशकारी आर्थिक प्रभाव पड़ा, हम लोग बहुत गरीब हो गए, जिसने देश की समृद्धि व्यापारिक रीढ़ को पूरी तरह से जो है तोड़ दिया। पहला, पारंपरिक हस्तशिल्प का पतन यानी विऔद्योगीकरण हुआ, हमारा जो उद्योगीकरण हो रहा था धीरे धीरे हम कर रहे थे वो नीचे आने लग गया, विऔद्योगीकरण होने लग गया बाबू, ठीक है। देखिए, अंग्रेजों ने भारत से कच्चे माल का सस्ते दामों पर निर्यात किया और हमारे यहाँ से लेकर चले गए, और ब्रिटेन की मिलों में बने सस्ते कपड़ों व सामानों को भारतीय बाजारों में वो पाट दिया, यानी हमारे यहाँ के बाजार खत्म से ही होने लग गए। अरे बात समझ में, तो वो चीज याद रखना, बोला जा रहा है भारतीय हस्तशिल्प पर जो है भारी टैक्स लगाए गए, हम जो बना रहे हैं उस पर भारी टैक्स, इससे हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए और लाखों जुलाहे जो बुनकर हैं कारीगर बेरोजगार हो गए। दूसरा है कृषि का पतन और अकाल, हमारे यहाँ इन लोगों ने क्या करा, खाद्य फसलें कम उगाओ और नगदी फसलें उगाओ तो बेचने के लिए केवल, तो कठोर और अत्यधिक भू राजस्व नीतियां जबरन नगदी फसलें वही हैं गन्ना जूट रेशम नगदी फसलों में आएगा बेचने के लिए, के कारण खेती पूरी तरह घाटे का सौदा बन गई। सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे भारत देश बार बार जो है भयानक अकाल पड़े और करोड़ों लोग मारे गए इसमें। तीसरा है पूंजी और धन का एक तरफा प्रवाह, याद रखना, यहां से सिर्फ जा रहा था और यहां से सिर्फ पैसा जा रहा था और ब्रिटेन से एक रत्ती भर का चीज नहीं आ रही थी। पूंजी और धन का एक तरफा प्रवाह हुआ, यानी हमारे यहाँ सिर्फ हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखो हम ट्रेड कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था हमारे किसानों को, सब बर्बाद हो रहे थे बेचारे, ठीक है। और एक है नया शोषक जमींदार वर्ग, यानी अंग्रेजों ने अपनी वफादार जमींदारों की एक नई जमात तैयार की जो केवल किसानों से जबरन वसूली करना जानती थी, कृषि सुधार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। बताओ, कृषि व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, किसान मर रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे अंग्रेज भाई, ये क्या कर रहे थे, सिर्फ हमारे यहाँ के किसानों का शोषण कर रहे थे और बिचौलिए जो रख दिए जमींदारों को, वो और ज्यादा शोषण करने लगे किसानों को, जब भी हमारे किसान जो है बहुत बुरा कर लिए अपने साथ, ठीक है। चलिए,
तो ये है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इम्पोजिशन ऑफ हॉस्टाइल लैंड पॉलिसीज, जो है यूनी डायरेक्शनल कैपिटल ड्रेन, यानी कि हमारे यहाँ से डी औद्योगिकरण हुआ है ना, एमरजेंस ऑफ अ पैरासाइटिक लैंडलॉर्ड क्लास। इसका मतलब क्या बाबू, इसका मतलब नया शोषक जमींदार वर्ग पैदा हो गया शोषण करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव बताइए। देखिए अभी आर्थिक क्षेत्र में बताया था, अब समाज और संस्कृति पर बता रहे हैं बाबू क्या असर पड़ा। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखने को मिला। देखो सकारात्मक क्या कि जो हमारे यहाँ की बुरी प्रथाएं थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई, पर नेगेटिविटी क्या पड़ी वो देखो, सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ कानून। भारतीय समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय के सहयोग से अंग्रेजों ने जो है कई महत्वपूर्ण कानून बनाए, जैसे 1829 में सती प्रथा, जिसमें एक जिंदा जो है महिला को चिता पर बैठाकर उसके पति के साथ जो है जला दिया जाएगा। तो ये बहुत घटिया प्रथा थी कि नहीं, उसको रोक लगा दिया। 1856 में क्या हुआ, हिंदू पुनर्विवाह यानी विधवाएं भी जो है विवाह कर सकती हैं अधिनियम, और कन्या भ्रूण हत्या जो है वो चीजों पर रोक लगे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के आने से सामाजिक और सांस्कृतिक थोड़ा सा फायदा तो हुआ। पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक दृष्टिकोण, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किकता, सोचने समझने की और मानवता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी आधुनिक सोच विकसित हुई, जिसने सामाजिक और रूढ़िवादिता और जनजातिवाद को कम करने में मदद करी। ठीक है, ये चीज तो पश्चिमी शिक्षा से आधुनिक जो है दृष्टिकोण भी बढ़ा। उसके बाद है बाबू ईसाई धर्म का, बोला जा रहा है ईसाई धर्म का प्रचार और धर्म परिवर्तन। ये नेगेटिव देखने को मिला कि अंग्रेजों जब आए भारत के अंदर तो उन लोगों ने फायदा तो दिया लेकिन कई नुकसान भी दिए। क्या नुकसान दिया बाबू कि वो लोग हमारे यहाँ के लोगों को ईसाई बनाना चाह रहे थे, जब इन्होंने गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा कारतूस मुंह से छिलवाने की कोशिश की थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी। एक कारण वो भी है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मशीनरियों को, मशीनरी मतलब कौन है बाबू, जो धर्म परिवर्तन करने आने वाले हैं, को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट दी। इन्होंने अनाथालयों और स्कूलों के माध्यम से गरीबों और निचली जातियों के लोगों को बड़े पैमाने पर जो है धर्म परिवर्तन कराया और उसको पैसे भी देते थे। पारंपरिक हिंदू और मुस्लिम समाजों में भारी आक्रोश पैदा इससे हो गया। सांस्कृतिक हीनता की भावना, यानी लोगों ने क्या करा, अपनी संस्कृति को गलत मानना शुरू कर दिया। इन लोगों की वजह से अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति, पहनावे और रंग को भारतीयों को से श्रेष्ठ बताया, व्हाइट मैन्स बर्डन, और अपने आप को जो बाकियों को ब्लैक मैन बोला, जिससे कई भारतीयों के मन में अपनी ही प्राचीन संस्कृति, कला और इतिहास के प्रति हीन भावना पैदा हो गई। तो यही है इनएक्टमेंट ऑफ सोशियो लीगल रिफॉर्म्स, इन्फ्यूजन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक जो है रैशनलिज्म, प्रोसेलिटाइजेशन बाय क्रिश्चियन मिशंस और प्रोपेगेशन ऑफ द सिविलाइजिंग जो है मिशन आइडियोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबू, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख आंदोलन। हमारे यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, तो वो चीज जानेंगे बाबू। देखिए बोला जा रहा है कि ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारत के विभिन्न हिस्सों में तीव्र असंतोष यानी गुस्सा, और परिणाम स्वरूप 1757 से 1857 के बीच कई विद्रोह हुए। पहला जनजातीय विद्रोह यानी ट्राइबल जो है अपराइजिंग्स, जब अंग्रेजों ने वनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया तो ठेकेदारों को छूट दी और आदिवासियों की पारंपरिक स्वायत्ता में हस्तक्षेप किया, तो आदिवासियों ने हिंसक विद्रोह किए। इसमें सिद्धू और कानू जो आदिवासी समुदाय के थे में नेतृत्व हुआ, और संथाल विद्रोह ठीक है 1855 से 56 में हुआ, और छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह सबसे प्रमुख है। तो ये संथाल, पहाड़ी, इन सब के बीच का विद्रोह है, ये अंग्रेज जो है उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने किया। उसमें किसान आंदोलन, ठीक है, पीजेंट रेवलेंस यानी कि अत्यधिक लगान, साहूकारों के अत्याचारों और नील की जबरन खेती करवाते थे अंग्रेजों में खिलाफ। किसानों ने कई जगह हथियार उठाए, जैसे बंगाल का प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह जो है और फकीर विद्रोह, और बाद में समय का नील आंदोलन यानी जो है नील आंदोलन भी हुआ। तो ये चीजें हैं, नील उत्पादन किया जाता है, खेतों में उगाया जाता है नील, वो चीज। स्थानीय राजाओं और जमींदारों का विद्रोह, कई राजाओं ने भी विद्रोह किया
1857 में, जिसमें झांसी की रानी जो है और राजा कुंवर सिंह है ना बिहार से, वही ठीक है कुंवर सिंह हो गए, और मुगल वंश के आखिरी जो है बहादुर शाह जफर, वो सब लोग विद्रोह किए। तो स्थानीय राज क्यों विद्रोह किए? क्योंकि उनकी जमीनें हर चीज छीन ली जा रही थी। वेल्लजिली की सहायक संधि, जो बाबू सहायक संधि क्या है वो भी समझ लो। सहायक संधि का मतलब ये होता है कि राजा जो है और अंग्रेज उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे, और अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप नाम के राजा रहोगे, राजा बोला जाएगा, पर सारा आपके किले पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण, आप बिना पूछे अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी संधि कर सकते हो, आपके यहाँ कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा भी तो आपसे हमसे पूछ के आएगा, मतलब हर तरीके से अंग्रेजों का नियंत्रण, उसको क्या बोलते हैं भाई? सहायक संधि। तो हर तरीके से स्थानीय राजाओं और जमींदारों ने भी विद्रोह किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको भी परेशान किया हुआ था। 1857 का महाविद्रोह, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इसमें छोटे बड़े सब लोग शामिल हुए थे, किसान, जमींदार, साहूकार, है ना। देखो जैसे बोल रखा है कि सैनिक, किसान, सैनिक भी जुड़ गए थे 1857 के विद्रोह में। क्यों जुड़ गए थे बताओ? क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस जो है उनको मुंह से छिलवाया जाता है, इसलिए इसी में मंगल पांडे थे। अरे वसन में तो वही बोला जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर जैसे शासकों ने मिलकर ब्रिटिश शासकों को जो है भगाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये इंग्लिश में दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू, धन निकासी सिद्धांत क्या है? यानी पैसे जब भारत से दूसरी जगह भेजे जा रहे थे, है ना, धन निकासी सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? ये ध्यान से सुन लेना, अंग्रेजों ने कैसे हमारे यहां से इसे निशासन का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो परिभाषा क्या है बाबू? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार भारत के धन, राजस्व, टैक्स और संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार एक तरफा प्रवाह से, प्रवाह मतलब यहां से वहां भेज देना, रूप में ब्रिटेन भेजा जा रहा था, जिसके बदले में भारत को कोई भी वास्तविक आर्थिक और भौतिक लाभ नहीं हो रहा था। तो बताओ गलत बात थी कि नहीं अंग्रेजों की? निकासी के मुख्य माध्यम कैसे कैसे भेजा जा रहा था वो देखना। ये लोग अब मान लो भारत के अंदर आए, अवार्ड दे रहे हैं, ये लीजिए आपको 1 लाख का इनाम है, तो भारत का ही पैसा ना, तुम अवार्ड देकर रुको, लेकर चला गया हो, भारत का पैसा चला गया। तो वही चीज, इसके तहत भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के बड़े बड़े वेतन, कई हजारों में वेतन होते थे उस टाइम, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद दी जाने वाली पेंशन, वो भी भारत का पैसा, भारत के नाम पर लिए गए विदेशी कर्जों का ब्याज, वो भी इन्हीं के पास जाता था, ब्रिटिश कंपनियों द्वारा भारत में कमाया गया मुनाफा, वो भी उनके पास, इंग्लैंड में स्थित इंडिया ऑफ का प्रशासनिक खर्च, जिसे होम चार्जेस कहा जाता था, वो सीधे भारत के खजाने से भेजा जाता था। बताओ, हर तरीके से लूटा इन लोगों ने हमें, तभी तो मैंने 1-2 को पटक दिया था। ठीक है, गलत बात होती है बिल्कुल। प्रवाह, दादा भाई नेरोजी ने इसे अनिष्टों का अनिष्ट, यानी इवल ऑफ ऑल इवल्स, बहुत भयानक बोला है इसको। ठीक है, कहा क्योंकि इसने भारत की पूंजी को पूरी तरह से जो सोख लिया और भारत में औद्योगिक विकास के लिए पैसा नहीं बचा, जिससे देश में भयंकर और स्थायी गरीबी फैल गई, और जबकि इसी पैसे से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल हुई और वह अमीर बनते चले गए। इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी पैसे का निष्कासन है। हर तरीके से अंग्रेजों जो है यहाँ से पैसा लेकर भाग गए थे। देखिए बहु, एंड वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान सुनना, थोड़ा थोड़ा खिलाता रहूंगा जब तो खत्म होगा चैप्टर। देखिए थोड़ा सा बस आप लोग अपना प्यार बना के रखना है ना अच्छे से। देखिए सहायक संधि ये क्या है, बस एक बार में समझ लेते हैं, परिभाषा में ध्यान सुनना। वैसे मैंने बताया था सहायक संधि क्या है। अंग्रेजों ने युद्धों के साथ साथ कूटनीतिक तरीकों से भारत के स्वतंत्र राज्यों यानी राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए 2 बेहद आक्रामक जो है और चालाकी भरी नीतियां चलाई। सहायक संधि क्या बोलते हैं इसको? सब्सिडरी अलायंस, यानी इस नीति की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी। इसके तहत क्या था बाबू, वो ध्यान से लेना, एग्जाम में बहुत पूछता है। भारतीय राजा को अपनी सुरक्षा के बदले अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, यानी राजा अपने ही राज्य में ब्रिटिश सेना रखे और उसका भारी खर्च राजा को ही उठाना पड़ता था। बताओ, राजा अपनी मर्जी से किसी अन्य विदेशी या भारतीय राजा से संबंध या युद्ध भी नहीं कर सकते थे, और उनके दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी रेजिडेंट बैठता था जो आंतरिक मामलों में दखल देता था। ठीक है, मतलब राजा के ही रेजिडेंट में रहेगा वो। ठीक है, और उसी है ना हर चीज, और राजाओं की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो गई थी, जैसे हैदराबाद के निजाम, मैसूर के, अवध के, हर जगह के जो है राजा की जो है स्वतंत्रता अंग्रेजों ने क्या कर ली थी बाबू, छीन ली थी। उसके बाद है लैप्स का सिद्धांत। ये लैप्स का सिद्धांत क्या बाबू, वो देखिए, इस दमनकारी नीति को, ये लैप्स का सिद्धांत क्या वो देखिए, सहायक संधि समझ में आ गई ना,
तो इस दमनकारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस दमनकारी नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसके अनुसार यदि किसी आश्रित, याद रखना, आश्रित भारतीय राजा का कोई जैविक, आश्रित राजा मतलब क्या, जो अंग्रेजों पर डिपेंड है, जैविक यानी सगा पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो डायरेक्ट सारी प्रॉपर्टी कौन ले लेते थे, ये अंग्रेज में ले लेते थे। गुस्सारी बहुत तेज अभी मेरे को, ठीक है। तो उसे प्राचीन परंपरा के अनुसार किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं था बाबू। राजा की मृत्यु के बाद उसका सारा राजत्व जो है स्वतः राज्य ही ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। इसी नीति का उपयोग करके अंग्रेजों ने झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर और जबरन हड़प लिया, जिससे राजाओं और उनकी प्रजा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारी असंतोष और विद्रोह की भावना जन्म ली। जब ही तो सब लोग गुस्से में थे, 1857 में खूब खदेड़े थे अंग्रेजों को, इसीलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम का जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है 1857 का, ठीक है। चलो ध्यान सुन लेना बाबू, बोला जा रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए, इसका आंसर आप लोग को देना। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, बताओ। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, बताओ जल्दी आंसर दो इसका बाबू, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, पूरी सब्जी हलवा, जल्दी बताओ। तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन हो जाएंगे बाबू, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट है बाबू, वो देखते हैं। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था बताओ इनमें से, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, ये और ये महात्मा गांधी, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट है बाबू, वो है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, यही जो बच्चे वाला था, बच्चे नहीं होंगे तो सारा साम्राज्य हड़प लो, इसी को बोलते हैं, के तहत किस प्रसिद्ध राज्य को छीन लिया था, तो हैदराबाद, झांसी, मैसूर और बंगाल। तो किसको छीन लिया था बाबू, झांसी को छीन लिया था, ठीक है ना, ये चीज याद रखना है। उसके बाद है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष के मैकाले मिनट के आधार पर जो है हुई थी, तो बताइए जरा जल्दी जल्दी बताइए। 1835, 1857, 1793, 1813, तो बाबू किस में हुई थी, 1835 में हुई थी, किस में हुई थी, 1835 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि ब्रिटिश शासन के दौरान महाल शब्द का क्या अर्थ है, बताया था ना, क्या था बाबू बताओ, राजा का महल, किसी किसान की जमीन, गांव या गांव का समूह, और ये तो ये सी हो जाएगा, गांव या गांव का समूह, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किस भारतीय समाज सुधारक महत्वपूर्ण भूमिका रहते, तो किसमें, राजा राममोहन राय ने, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगर पूछेगा किसी क्वेश्चन में, तो वो उन्होंने सती, वो क्या नाम है, विधवा पुनर्विवाह को जो है वो किया था सपोर्ट, ठीक है, ईश्वर चंद्र, तो इसमें हो जाएगा राजा राममोहन राय, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाया 1829 में, ठीक है। लास्ट है हमारा बाबू, वो है इनमें से कौन सा आदिवासी विद्रोह 1855 से 56 के दौरान बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ था, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, संथाल विद्रोह और सन्यासी विद्रोह, तो बाबू संथाल विद्रोह इस टाइम पे हुआ था, संथाल विद्रोह। क्लियर हो गया, ये होता है हमारा बाबू यहाँ चैप्टर समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बाबू बहुत मेहनत करनी पड़ती है चैप्टर के लिए, पूरा तैयार करना हर चीज, ठीक है। तो और मेरी तरफ से इतना रहता है कि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करूं। बस हाँ, अपना प्यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग चैनल को, ताकि अगर आप 10th में हो तो 12th के लिए भी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आप लोग जाकर अच्छे से देख पाओ। आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी मिलती रहेंगी। इससे क्या करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन ऑन का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोग को सारी वीडियो इजिली मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।